हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं। पार्ट 1 में हम आप लोग को बताए हैं कि विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा स्टार्ट करने से पहले उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए हैं। जैसे आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो ये सारे बात हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका वीडियो खुल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है और सुचालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। इन सब पॉइंट्सों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा को समझेंगे कि विद्युत धारा क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि विद्युत हमारे दैनिक जीवन में माना जाए तो रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अगर हम अपने दैनिक जीवन से विद्युत धारा को हटा दें, विद्युत को हटा दें, तो मेरा दैनिक जीवन बिल्कुल अधूरा सा लगता है। क्योंकि आज जितना भी हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अधिकांश काम हम विद्युत से करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा जो चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है? करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा, है ना। यानी बहुत सारा ऐसा वर्क है जिसको हम लोग विद्युत से रिलेटेड यानी विद्युत धारा पर ही वो आश्रित होता है। जैसे में हम लोग खाना बनाते तो मिक्सी, इंडक्शन, है ना, ये सब मोटर चलाते हैं पानी उनी के लिए, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, विद्युत धारा से चलते हैं। अगर ये हमारे दैनिक जीवन से बाहर निकल जाए तो हमको नहीं लगता है कि हमारा दैनिक जीवन जो अभी इस प्रकार चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो चलिए अब हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है, उसके बारे में आप जानिए। विद्युत धारा, ठीक है। तो इससे पीछे वाला वीडियो में आप लोग विद्युत धारा के बारे में बताए थे कि वस्तुओं पर क्या आता है, आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप यदि किसी तत्व या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो ऋण आवेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यानी घट जाते हैं तो धन आवेश आता है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि ऋण आवेश क्या चीज़ दर्शाता है। तो हम लोग को ऋण आवेश दर्शाता है पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि दर्शाता है ऋण आवेश, ठीक है। और पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है धन आवेश। कमी मतलब निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाता है, तो माइनस आ जाता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ऋण आवेश जो है से इलेक्ट्रॉन की ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है और धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखिए, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए आवेश क्या होता है, तो आवेश होता है क्या, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? यानी आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश के रूप में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या आवेश को सतत प्रवाह को क्या कहते हैं?
विद्युत धारा। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। जब आवेश लगातार प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो विद्युत धारा के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है सुचालक और दूसरा को कुचालक या विद्युत रोधी कहा जाता है। धारा प्रवाह के आधार पर, धारा प्रवाह के आधार पर वस्तु या पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को दो भागों में। पहला को बोला जाता है सुचालक, सुचालक पदार्थ, और दूसरा को बोला जाता है कुचालक, कुचालक या विद्युत रोधी, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है? धारा प्रवाह के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया इसको? किसको? पदार्थ को। कौन कौन? सुचालक और कुचालक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर, यहां लिखेंगे हम लोग, जिन पदार्थों से होकर आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का यानी हम बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना? विद्युत जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है या आवेशों का प्रवाह होता है, उसे क्या बोलेंगे? सुचालक पदार्थ। ठीक है? यानी जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह मतलब क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ। जैसे में सोडियम, कॉपर, है ना, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? फेरिक, ये सब क्या है? सुचालक पदार्थ है। क्या है? यानी यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखिए तो धातु जो होते हैं वो क्या है? सुचालक पदार्थ है। और धातुओं पर होता है प्लस चार्ज। क्या होता है? ये बात हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री के तीसरा लेसन में धातु और धातु में आप लोगों को बताया गया है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आयन प्रदान करता है। पढ़े ना? तो यहाँ पर जितने भी धातु होंगे सब पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ ये पढ़ेंगे किन किन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, चाहे वो धातु है हो अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। क्या उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है? होता है। तो वो क्या होगा? सुचालक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जिन पदार्थों से होकर आवेशों का प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुचालक पदार्थ कहते हैं। अब है यहाँ पर कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोकने वाला, नाम से पता चल रहा है। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? विद्युत को रोकने वाला। तो हम ऐसे इसको क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? जिन पदार्थों से होकर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, जिन पदार्थों से होकर आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है वह पदार्थ क्या कहलाएगा? कुचालक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुचालक आप क्या बोल सकते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ, है ना। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी, उसके बाद पत्थर है, क्या? प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें, रबर, है ना, इत्यादि बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको मिल जाएंगे जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित ना होगा उसको हम लोग कुचालक कहेंगे, और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा उसे सुचालक कह देंगे। क्लियर है? चलिए इतना सा नोट कीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है कि धारा का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? तो उत्तर होगा चांदी। क्या होता है? चांदी जो होता है
वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है, सबसे अच्छा कंडक्टर भी बोलते हैं उसको ना, कंडक्टर है। या इंग्लिश में कंडक्टर, इसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ अगर कहा जाए तो आप ले लीजिएगा नाम किसका, चांदी का। किसको, चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका चांदी का उपयोग हम लोग तार के रूप में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है कॉपर की अपेक्षा। तो हम लोग कॉपर एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं। हमारे घर में जो तार लगा होता है ये क्या चीज़ का बना होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर क्या है, सुचालक पदार्थ, एल्युमिनियम का सुचालक पदार्थ है, क्योंकि इसमें आवेश जो होता है, अगर ये कॉपर का तार है तो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाता है, यानी आवेश का प्रवाह, या डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समझ में आया? तो कॉपर सुचालक हो गया, कॉपर क्या हो गया, या एल्युमिनियम का तार भी क्या होता है, सुचालक होता है। अब है कि सर यहाँ पर फेरिक भी तो सुचालक है, तो फेरिक का उपयोग तार में क्यों नहीं करते हैं? तो फेरिक का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होने के कारण फेरिक का उपयोग तार बनाने में नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है, यानी विद्युत धारा स्टार्ट होता है। ये तो जनरल बातें थी जो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में हम लोग विद्युत धारा पढ़ना था ना, तो उसमें थोड़ी सी ये सब बातें हम लोग वहाँ पर चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना आगे विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए पहले इसको क्लीन करते हैं ना। तो चलिए विद्युत विभव के बारे में हम लोग जानेंगे, विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का डिफिनेशन जो होता है बिल्कुल इजी है। डिफिनेशन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मेन इसका फंक्शन क्या है वो कोई नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए उसको हम दिखाएंगे कि विद्युत विभव का डिफिनेशन किस प्रकार से होता है। डिफिनेशन में दिया हुआ है, इकाई घन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव एक प्रकार का कार्य है। क्या है? एक प्रकार का कार्य है जो किसी घन आवेश को, किसी धन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किया गया क्या है, कार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक घन आवेश है Q, ठीक है ना। तो Q घन आवेश है, इसमें प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? तो इसका जब इसमें आवेश आता है तो हम बताए थे कि जैसे ही किसी भी पदार्थ में आवेश आता है तो आवेश आने पर पदार्थ में एक प्रकार का बल काम करने लगता है। वह बल या तो किसी वस्तु को धक्का दे सकता है या किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो जो धक्का देता है वो किसी न किसी रेंज में देता होगा, किसी न किसी रेंज में धक्का देता होगा या आकर्षित करता होगा। जैसे समझिए कि मेरे पास एक चुंबक है यहाँ पे, और यहाँ पर एक लोहा है, लोहा का कील है, मान लीजिए कील है छोटा सा। तो चुंबक जब इसके संपर्क में जाता है तो दूर से ही इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है ना। तो यहाँ पर ये बिना स्पर्श की इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिना छुए इस पर बल लगाने लगता है। तो क्या इस लोहा को कहीं भी रख देंगे तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा? अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर चुंबक है, यहाँ पर हम लोहा रख दें, तो क्या लोहा के कील को, लोहे के कील को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा? क्या नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ लाए थे तो ये अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूर तक तो एरिया होगा जिस एरिया तक वो अपना बल आरोपित करता है। तो मान लेते हैं कि ये जो होता है इतना दूर तक कोई भी अगर लोहयुक्त पदार्थ हम लाते हैं या लोहा के कण को यहाँ पर हम लाते हैं और ये अगर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो यह इसका होगा चुंबकत्व, यानी चुंबक का क्षेत्र होता है। ये चुंबक का, ये हम लोग अगला लेसन में पढ़ेंगे, लेसन 5 में, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव में। विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव में इस चीज़ के बारे में हम लोग को वहाँ पर अध्ययन करना है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं आप लोग को, समझिएगा। अगर वही कील को हम यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ से फिर इसको आकर्षित नहीं कर पाता है, कील जहाँ का तहाँ स्थित रह जाता है। तो बोलेंगे कि ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, यह एरिया चुंबक का एरिया नहीं है, चुंबक एरिया नहीं है। यानी हम इससे ये बता सकते हैं कि चुंबक जितना दूर तक अपना बल आरोपित करेगा, चुंबक जितना दूर तक अपना बल आरोपित करेगा वह चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको चुंबक का क्षेत्र हम लोग कहते हैं। सेम उसी प्रकार ये भी, इसमें भी तो बल लग रहा है ना। जब Q पर घन आवेश आ गया, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, आवेश को, और ये घन आवेश है, तो घन आवेश जैसे ही इस पर आता है उसमें एक प्रकार का बल काम करने लगता है। तो ये बल जो होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे ये आरोपित करने लग सकता है, इसका एक अपना एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। तो सपोज कि इसका एरिया मान लिया जाए कि कहाँ तक है, देखिए ध्यान से। ये क्या करता है कि इतना एरिया तक सपोज कि बल लगाता है, इतने एरिया तक क्या करता है, ये बल लगाता है। यह इसका क्या हो गया, यह इसका इस आवेश का क्या हो गया, एरिया हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया? यानी ये इतना दूर तक कोई वस्तु को लाया जाए तो इसको क्या करता है, या तो निगेटिव चार्ज उस पर होगा तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको हटा देगा। लेकिन इधर कोई वस्तु रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो ये अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा? नहीं। अपने से दूर हटा पाएगा? नहीं। तो यह इसका एरिया नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र, इसका डिफिनेशन क्या था, प्रति एकांक धन आवेश को, प्रति एकांक धन आवेश। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एक धन आवेश एक और है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक आवेश है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसको उठा के हम चाहते हैं कि यहाँ आ जाए, यहाँ लाना चाहते हैं, यानी इसके एरिया में, ठीक है, इसके एरिया में हम इसको लाना चाहते हैं। ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एरिया नहीं है, और जब इसका एरिया नहीं तो ईजिली यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। लेकिन जैसे ही ये वाला इसका एरिया में प्रवेश करेगा, वैसे ही ये क्या करने लगेगा, देखेगा उसको, उस पर है कौन सा चार्ज, पहले इस पर कौन सा चार्ज है उसको पहले देखता है। जैसे ही देखता है कि इस पर प्लस चार्ज है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जैसे ही ये देखता है कि इस पर प्लस चार्ज है, वैसे ही इसको भगाना चाहता है, क्योंकि एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते हैं, एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर इसका राज चल रहा था, यहाँ पर इसका राज चल रहा था। अब यदि एक और राज करने वाला इस पर आ जाते, चाहेगा कि मेरे पास आए, नहीं चाहेगा, दादागिरी तो इसका चल रहा था, है ना। तो क्या करता है कि इस पर बल लगाने लगता है इधर की ओर, इसके विपरीत दिशा में। तो फिर क्या करता है लोग कि इस पर जो प्लस चार्ज था वो सोचा कि हमको यहाँ आना ही है, चाहे जो भी हो जाए हम यहाँ आएंगे। तो क्या करा, जितना फोर्स से ये बाहर की ओर बल लगा रहा था इस पर, उससे अधिक बल लगा करके यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पर शेर है, ये जंगल है, सपोज ये शेर है, शेर थोड़ा पतला दुबला है, शेर थोड़ा पतला दुबला है, तो यहाँ तक ये वाला शेर जो है वो थोड़ा सा मोटा ताज़ा है, थोड़ा सा इससे मोटा ताज़ा है। लेकिन ये यहाँ आया, फिर भी ये इसको क्या कहें, चाहेगा कि उसको भगा दें हम, चाहेगा ना, चाहेगा या नहीं चाहेगा, चाहेगा कि उसको हम बिल्कुल भगा दें, समझ में आ रहा ना। लेकिन ये बल जब अपना दिखाने लगेगा इसकी अपेक्षा में, तो क्या होगा, ये बेचारा डर के ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बोला ना बाबू हम नहीं जाएंगे एकरा पास, हमारा मार उड़ के गोड़ हाथ तोड़ देगा ये। तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बल लगाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक आने में अब क्या लग रहा है, एक ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है।
तो यहाँ पर आने में क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है। और आप लोग पढ़े हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित हो जाता है तो वह कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्य बराबर पढ़े हैं बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है ना, बल गुने क्या होता है, विस्थापन, बल गुने विस्थापन को क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इकाई घन आवेश, इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक घन आवेश भी बोल सकते हैं आप, या घन आवेश भी बोल सकते हैं। तो इकाई घन आवेश को अनंत बिंदु से, जब इसका एरिया के बाहर वाला क्षेत्र का अनंत ना बोलते हैं, अनंत ना कहलाएगा जी, तो अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो बल लगाना पड़ा, बल लगाए तो यहाँ से आकर यहाँ गए तो विस्थापित भी हुआ, तो बल लगाने से जो विस्थापित हो रहा है तो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया आप लोग को। अब समझिएगा, यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, 5 कूलम आवेश घन आवेश है, 5 कूलम घन आवेश यहाँ पर कोई कण है। अब उस कण को हम यहाँ लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, इसके एरिया में। तो जब हम यहाँ लाएंगे तो लाने में कुछ ना कुछ तो बल काम करना होगा, कुछ ना कुछ तो कार्य करना होगा हम लोग को। अगर हम यहाँ पर लाने में इसमें 60 जूल का कार्य करते हैं, कितना जूल का, 60 जूल, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में यदि हमको 60 जूल का कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव क्या होता है, समझिए विद्युत विभव क्या होता है जी। तो क्या हो रहा, प्रति एकांक घन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या हो रहा है, 5 कूलम आवेश को, 5 कूलम आवेश को इस बिंदु यानी बिंदु बी तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है, बिंदु बी तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो कितना जूल का काम करना पड़ रहा है, 60 जूल का, कितना जूल का। तो 1 कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 60 जूल बटा 5 कूलम, यही ना। तो ये कटेगा कितना बार में, 12, 12 × 60 और गया जूल बटा कूलम। ये जूल बटा कूलम का वोल्ट साहब ने एक मात्रक दिया जिसको बोला जाता है वोल्ट, क्या बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं 12 वोल्ट, कितना वोल्ट। अब समझेगा ध्यान से बाबू, ये 5 कूलम आवेश को इस बिंदु तक लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो एक घन आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ेगा हमको, 12 वोल्ट का काम करना पड़ेगा, कितना, 12 वोल्ट का काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। समझ में आ गया। एकांक घन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में जो हम लोग को कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को बोला जाता है विद्युत विभव। क्लियर है। अब उसके अगला टॉपिक जो है वो विभवांतर है। क्या है, तो विभवांतर समझने से पहले उसमें कुछ हमको इसी में कुछ बात बताएगा आप लोग कि यदि हम इस बिंदु को यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं ए पॉइंट पर, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, तो बताइए हमको बल ज़्यादा लगाना होगा कि कम कि बराबर। यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाए तो 60 जूल का कार्य करना पड़ा। अब इसको हम यहाँ तक लाएंगे तो उतना ही बल लगाना होगा, हाँ या ना, बराबर बल लगेगा, हाँ या ना, नहीं। देखिए कैसे, मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका घर था तो यहाँ से यहाँ तक ये आया था, अभी ये शेर यहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे सटेगा वैसे वैसे ये अपना बल ज़्यादा लगा कि नहीं लगाएगा, अपना बल ज़्यादा लगा, तो इसको और बल ना लगाना होगा। जैसे
मान लीजिए राजा के आप किला में जैसे जैसे घुसेगा वैसे वैसे से आपको क्या करेगा, वो भी तो अपना बल दिखाएगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा? है देखिए कुत्ता के घर के पास जाते हैं तो अगर कुत्ता दूर है तो उसका घर से दूर है कुत्ता तो आपको बस फिर भोग भाग कर छोड़ देगा, भोगेगा खाली, है ना। लेकिन जब वो कुत्ता अपना घर के पास रहेगा और आप उससे क्रॉस होते रहेगा तो आपको दौड़ा देगा वो, तो वो जानता है कि हमारा घर में हमको ज़्यादा बल मिलेगा, है ना। है ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम वही है, इसके घर में जैसे जैसे आप घुसना चाहिएगा वैसे वैसे इसको ज़्यादा बल काम करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ई काम करता है कितना 60 जूल का, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जूल का कार्य करना होगा? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़्यादा काम करना होगा। मान लेते ही 75 जूल का कार्य करना है, यहाँ से यहाँ तक आने में 75 जूल का कार्य करना है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच के विभवों में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा? विभव में अंतर है या नहीं है? है ना। तो विभव, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसे उतार लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए लिखिए आप लोग, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव लिखकर डाल दीजिए। लिखिए, एकांक घन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। तो आगे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा विद्युत विभव कि एकांक घन आवेश को इस बिंदु तक लाने में हमको कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ रहा होगा। तो इसी एकांक घन आवेश को इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। या यहाँ से यहाँ तक लाने में भी क्या कर रहे हैं? हम विद्युत विभव कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ लाने में एकांक घन आवेश को कुछ न कुछ तो बल काम करना, कुछ न कुछ तो बल लगाना होगा। बल लगाएंगे यहाँ से तो कुछ न कुछ तो दूरी में विस्थापन होगा ना। तो यहाँ बल लगा कर जब हम वस्तु को विस्थापित कराते हैं, कार्य करते हैं, तो यही तो बोल रहा है एकांक घन आवेश को अनंत बिंदु, इसके बाहर में कहीं भी कोई बिंदु हो तो अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? तो क्या होता है जी? विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पर जब विभव का एसआई मात्रक आप निकालने चले हैं तो कार्य का भी एसआई मात्रक लिखाएगा और तो आवेश का भी एसआई मात्रक लिखिए। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल को हम लोग जे लिखते हैं। अब इसको कूलाम होता है तो जूल को जे और कूलाम को सी। अब जे बाई सी का नाम दिया था अलेक्जेंडर, इटली के एक वैज्ञानिक थे। इटली का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। तो अलेसांद्रो वोल्टा नाम था जो इटली का वैज्ञानिक थे। उन्हीं के सम्मान में इसका नाम वोल्ट रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? वोल्ट। क्या रखा गया था? तो अब आपसे कोई यदि पूछता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा तो आप लोग क्या बोलेगा? वोल्ट बोलेगा। क्या बोलेगा? वोल्ट। क्लियर है ना? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।
ये कूलाम वैसे होगा, कूलाम भी इस प्रकार से होगा ना, जूल बटा कूलाम, जूल भी लिखा है तो इस प्रकार से है। जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव में अगर आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपको बोलना है यदि एक कूलाम आवेश को, यदि एक कूलाम आवेश को उसके अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, कितना जूल का? 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से एक बार सुनिए और नोट करते चलिए। आप लोग लिखिए सबसे पहले कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक कूलाम धन आवेश को, यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु आप लोग अच्छे समझाए हैं कि यह इसका अपना एरिया है, ये एरिया से बाहर कहीं भी बिंदु आप दिखाइएगा तो अनंत, अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनंत। तो अनंत बिंदु से उस बिंदु तक हम यहाँ तक लाना चाहते हैं, या किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, कितना जूल का? 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो वही क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि एक घन आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब देखिए 1 वोल्ट कैसे है। तो विभव बराबर, अभी आप लोग को दिखाए हैं, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अब कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो कार्य अब कितना कर रहे हैं? एक कूलाम आवेश को, 1 कूलाम धन आवेश को यहां तक लाने में कितना काम कर रहे हैं? 1 जूल का। 1 जूल ना बोला गया है, तो 1 जूल का कार्य कर रहे हैं। अब 1 जूल का कार्य कर रहे हैं कितना कूलाम घन आवेश को लाने में? तो 1 कूलाम घन आवेश को। तो यहां पर 1/1 का मान क्या होगा? 1 ना होगा। और J/C का क्या नाम दिया गया था? वोल्ट। किनके सामान्य में? आंद्रसाले वोल्टा के सामान्य में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली का। कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक के सामान्य में इसका नाम रखा गया था वोल्ट। तो यहाँ पर कितना मान आया इसका? 1 वोल्ट आया। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर से। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।